स्टूडेंट इसका इस यूनिट का सबसे आईएमपी हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा केपी और केसी में संबंध। जो अभी हमने केपी और जो केसी पढ़ा है, उस केपी और केसी में हम संबंध स्थापित करने वाले हैं। ठीक है, क्या संबंध स्थापित करने वाले हैं। तो इस संबंध को आपको अच्छे से समझना है, एक एक चीज, क्योंकि ये जो संबंध है पूरा का पूरा डिपेंड है आपका द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम पर। ठीक है, तो आए समझें अच्छे से मस्त तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए हमें कोई अभिक्रिया को मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया है, माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही, कोई अभिक्रिया मैंने मान लिया, और मैंने मान लिया कि कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से यहाँ पर संपन्न हो रही है। ठीक है, और मैंने वो अभिक्रिया मान ली ए, है ना, और यहाँ पर बन रहा है बी। ठीक है, ए बी, है ना, और ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो ये वाला आपका साइन लग जाएगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है सी, और यहाँ पर बन रहा है डी, है ना। ये कोई अभिक्रिया है जिसमें ए बी अभिकारक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है सी और डी। ठीक है, अब यदि मैं इस अभिक्रिया में द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाऊं, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाऊं, ठीक है, क्रिया का नियम। ठीक है, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम हमने अब भी पढ़ा है। केवल यदि अग्र अभिक्रिया के लिए अगर ये देखा जाए, है ना, तो उत्पाद इसमें ऊपर आ जाता है और अभिकारक इसमें नीचे आ जाता है, और दोनों के अनुपात किसके बराबर हो जाते हैं, के बराबर। हमने फाइनल तौर पे तो अभी यही देखा है ना, क्या अग्र और पश्च दोनों के लिए लगाया, फिर उसको साम्यावस्था के लिए लागू करा, तो फाइनल में के बराबर यही आया था ना, उत्पाद ऊपर अभिकारक नीचे। तो इसमें आप फाइनली लगाओगे। ठीक है, तो फाइनली आपका क्या जाएगा, के बराबर, इसमें उत्पाद क्या है, ये अग्र अभिक्रिया के लिए, और अभिकारक क्या है, ये, तो उत्पाद ऊपर आता है, तो यहां पर ये आ जाएगा सी, यहां पर आ जाएगा ये डी। ठीक है, उत्पाद ऊपर, अब अभिकारक नीचे। ठीक है, तो ये आपका ए और ये आपका आ गया है बी। फाइनल तौर पे तो ये आता है, फाइनल तौर पे तो ये आता है, तो ये आ गया, ये आ गया। बट मेरे स्टूडेंट, अब यदि इसमें ऐसा होता, ये तो आपका आ गया, इस अभिक्रिया के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, अब मैं आगे स्टेप्स को ओपन कर रहा हूं। अगर इस क्वेश्चन में, इस अभिक्रिया में ऐसा होता कि जो ए है इसकी संख्या दी होती, मान लेते हैं n1, क्या होती, n1, इसकी संख्या दी होती n2, इसकी संख्या दी होती n2, इसकी संख्या दी होती n3, और इसकी संख्या दी होती n4। अगर इनकी संख्याएं दी होती तो, है ना, तो यदि इनकी संख्याएं दी होती मेरे स्टूडेंट, तो जो आपका a है, जैसे a की संख्या n1 है, तो जो n1 है वो a के सक्रिय द्रव्यमान पर जाता, n2 है वो b के सक्रिय द्रव्यमान पर जाता, ठीक है, n3 है वो c के सक्रिय द्रव्यमान पर जाता, और जो n4 है वो d के सक्रिय द्रव्यमान पर जाता, इस टाइप से, है ना। जैसे यहाँ पर c का सक्रिय द्रव्यमान क्या है, ये, ठीक है, अब इसकी संख्या क्या है, n3, तो c की पावर पे आ जाता आपका n3, क्या आ जाता, n3, ठीक है, d की पावर पे आ जाता आपका n4, ठीक है, अब a की पावर पे आपका क्या आ जाता, n1, ठीक है, और b की पावर पे आपका कौन आ जाता, n2 आ जाता, इस टाइप से आ जाता। एक एग्जांपल के तौर पे एक अभिक्रिया को लेके मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया n2, और मैंने यहाँ पर लिख दिया 3h2, है ना, और यहाँ से प्रोडक्ट बनना है आपका 2NH3, है ना। अब यदि इसमें डायरेक्ट मैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम अप्लाई करूं, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाऊं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका के बराबर NH3, के बराबर NH3, ठीक है, और NH3 की यहाँ पर संख्या कितनी है, 2, है ना, तो जो संख्या होगी वो घात में जाएगी। ठीक है, तो NH3 का सक्रिय द्रव्यमान ये, और जो संख्या है वो इसके घात में चली जाएगी, अपॉन N2। अब N2 की संख्या कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सेम रहेगा, बट आपका जो H2 होगा इसकी संख्या कितनी है, 3, तो इसकी घात कितनी लग जाएगी, 3। तो ये इस टाइप से हो जाएगा। अगर इस टाइप से अगर कोई दो संख्या होती यहाँ पर तो 2 लग जाता, और इस टाइप से अगर संख्याएं इसकी चेंज हो जाती, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर कितना होता है, 5, तो NH3 की संख्या कितनी है, 5, तो इसकी पावर आती 5, इस H2 की संख्या कितनी है, 4, तो इसकी पावर आती 4, और इसकी पावर आती 3। तो इस टाइप से
आपको ध्यान रखना है जिस परमाणु की जितनी संख्या होती है वो सक्रिय द्रव्यमान के पावर में चली जाती है, घात के रूप में चली जाती है। इतना आपको क्लियर हो गया है? ठीक है, तो अब देखो मैंने ये केवल आपको एक फॉर्म बताया था, ये एक मिसाइल टाइप की दी थी कि इस टाइप से आप इसको लागू करेंगे। तो अब फाइनली हम इसको सांद्रता के रूप में लेके जाते हैं। आपका जो द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम है दो प्रकार से लगा सकते हैं, एक हमने बताया था सांद्रता के रूप में और एक हमने अभी बताया था आपको दाब के रूप में। तो पहले मैं इसको सांद्रता के रूप में लगाता हूं। किसके रूप में लगाता हूं? सांद्रता के रूप में। या फिर आप इसको दो टाइप से कर सकते हो, ठीक है। पहले आप डायरेक्ट द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाओ, तो ये हो जाएगा के, क्या हो जाएगा? के बराबर क्या हो जाएगा आपका? सी, ठीक है, की पावर क्या हो जाएगा? n3, ठीक है। डी, डी की पावर क्या हो जाएगा? n4, क्योंकि इनकी ये संख्या है, ठीक है। ए की पावर क्या हो जाएगा? ए की पावर हो जाएगा n1, और यहाँ जो बी है इस बी की पावर हो जाएगा आपका n2, हो जाएगा ना। अब इसको आप सांद्रता के रूप में ले जाओ, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दो सांद्रता के रूप में, सांद्रता के रूप में। तो सांद्रता के रूप में जो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम होता है, किसके रूप में? सांद्रता के रूप में। तो क्या होता है? सांद्रता क्या होती है? सी, तो ये आपका हो जाएगा के सी, ठीक है। अब इनको हम सबकी जगह सी सी दे देंगे, ठीक है। तो यहां पर सी देंगे तो ये आपका हो जाएगा सी, और ये आपका छोटा वाला सी, ठीक है। इसकी पावर क्या? इसकी पावर n3, ठीक है। यहां पर भी आएगा आपका C और ये आपका D, और इसकी पावर आ जाएगी n4, ठीक है, अपॉन यहां पर भी आ जाएगा C और ये आपका A, इसकी पावर आ जाएगी आपकी n1, और यहां पर आपका जाएगा C, इसकी यहां पर ये C और ये B, ठीक है, और इसकी पावर क्या है? n2, ठीक है। तो ये आपका n2। तो ये आपका सांद्रता के रूप में आपका क्या आ गया? द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सांद्रता के रूप में आ गया। अब इसी प्रकार से इसको हम दाब के रूप में करेंगे, ठीक है। किसके रूप में? दाब के रूप में। तो यहां पर लिख देंगे दाब के रूप में, दाब के रूप में। अब इसको दाब के रूप में करेंगे तो दाब क्या होता है? पी। तो ये जो है इस सब की जगह हम पी, जैसे सांद्रता के रूप में सबकी जगह मैंने सीसी लगा दिया, तो दाब के रूप में सबकी जगह मैं क्या लगा दूंगा? पीपी लगा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखो ये आपका के जो हो जाएगा केपी बराबर, इसकी जगह आपका सी तो है, अब दाब के रूप में कर रहा हूं तो पी और इसमें ऐड होगा, तो ये हो जाएगा पी सी, ठीक है। अब थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहा हूं, नीचे स्पेस कम है, ठीक है। तो ये आपका n3, ये आपका हो जाएगा पी डी, ये आपका n4 अपॉन, ठीक है, ये आपका पी ए, ठीक है, इसकी पावर n1, और यहां पर आपका पी बी, इसकी पावर आपका हो जाएगा n2। क्लियर है? इसको आप कर देना समीकरण नंबर 2। हमें देखो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है जो आपका केपी है और हमारा जो केसी है, इन दोनों में संबंध स्थापित करना है, ठीक है। तो आपको भाई इतना तो पता ही होगा, कोई दो व्यक्तियों में यदि संबंध स्थापित करना है तो तीसरे व्यक्ति को बीच में आना ही होता है ना। हमारे घर के रिलेशन को भी आप देख लो, दो व्यक्तियों में संबंध करना है तो तीसरा व्यक्ति सामने आता है। तो इसी प्रकार जो केपी और केसी में यदि हमें संबंध स्थापित करना है तो इसमें एक तीसरा व्यक्ति सामने आएगा, है ना। और वो तीसरा व्यक्ति ये है, तीसरा व्यक्ति है आदर्श गैस समीकरण। क्या है? आदर्श गैस समीकरण। तो इसमें हम हेल्प लेंगे आदर्श गैस समीकरण की। तो यहां पर हम लिख देंगे किंतु, क्या लिख देंगे? किंतु आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? पीवी बराबर nRT, ये होता है आपका आदर्श गैस समीकरण, पीवी बराबर nRT। तो यहां से आप P की वैल्यू निकालो, है ना। यदि मैं P की वैल्यू निकालूंगा तो V जाएगा अपॉन में, तो n अपॉन V बराबर, सॉरी n अपॉन V RT, ये आपका आ जाएगा, है ना। मेरे भाई आप अपनी कॉपी में यहां से एक फॉर्मूला लिख लेना, याद रख लेना कि जो सांद्रता होती है क्या होती है? C। सांद्रता क्या होती है? C होती है। इस C बराबर होता है n, मतलब n क्या होता है? मोलों की संख्या, और V क्या होता है? आयतन, मतलब ये आपका मोल, ठीक है, और
ये आपका क्या होता है, आयतन। ये आपका होता है आयतन, मतलब मूल बटे आयतन बराबर सांद्रता होता है, या फिर हम कहें सी बराबर होता है एन अपॉन वी। तो जहां जो एन अपॉन वी दिख रहा है, इस एन अपॉन वी की जगह आप रख दोगे सी। तो देखो एन अपॉन वी कहाँ है, आपका ये है, ठीक है। तो इस एन अपॉन वी की जगह आप रख दोगे सी, और ये आपका आई टी। तो पी बराबर आपका कितना आ गया है, सी आई टी, है ना। अब ये देखो P आपको कहां दिख रहा है, P आपको दिख रहा है ये Kp बराबर Pc Pd Pa Pb, ये दिख रहा है ना। तो आपका जो जहां पर आपको जो P दिख रहा है, उस P की जगह आप CIT रखोगे। कितना रखोगे, CIT रखोगे, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन में लिख दोगे P का मान। अच्छे से समझ लेना, ये बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो इजी, लेकिन ये फसाऊ है ना। उधर कहीं उधर ये हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप अच्छे से कंसंट्रेशन में इस वीडियो को देखें, अच्छे से समझें। अगर कोई चीज नहीं आ रही समझ में, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लें और फिर से आप आए, है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देना पी का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, 2 में रखने पर, है ना। समीकरण दो है आपका, यही है ना। तो समीकरण 2 को आप डायरेक्टली यहां उतार लो, ठीक है। तो ये आपका है Kp बराबर Pc, ठीक है। यहां पर है Pd, यहां पर है Pa, यहां पर है Pb, ठीक है। चलो इसकी पावर क्या है, देखो इसकी पावर क्या है n3, इसकी पावर है n4, इसकी पावर है n1, और इसकी पावर है आपकी n2। इस टाइप से आपको क्लियर हो गया। थोड़ा सा एक सेकंड और रुको, इसको मैं और डार्क करता हूं ताकि एक एक चीज आपको क्लियर हो, ठीक है। चलो इतना आप समझ गए। तो P बराबर आपको क्या करना है, CIT। जहां पर आपका P है उसकी जगह आपको CIT रखना है। बाकी ये जो C D A और B सेम रहेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर समझना, अब एक मिनट, ये आपका रहा Kp, ये जो P है इसकी जगह मैंने रख दिया CIT। तो ये रख दिया मैंने CR और ये T रख दिया। बट ये वाला C तो है सेम रहा, तो आप क्या करो, थोड़ा सा बड़ा करो, ये CR और ये T, ये वाला C सेम रहा, तो ये वाला जो C है वो इसके बेस पर आ जाएगा, इसके बेस पर आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से, है ना। C और ये IT, इसकी पावर क्या है n3, तो ये रख दो n3, ठीक है। यहां पर देखो P की जगह CIT, तो ये आपका CR और ये T, बस इसकी पावर सॉरी इसका बेस पे क्या है D, तो ये जो D है वो इस C के बेस पर इस टाइप से आ जाएगा। इसकी पावर क्या है n4 अपॉन इस P की जगह फिर आपका CIT, इसके जो A P का बेस था, अब किसका बेस बन गया, ये C का बेस पे आ जाएगा, ठीक है। इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है n1, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर रख दो CRT, अब इसके बेस पर क्या है B, तो ये B आ जाएगा इसके बेस पर, और ये आपका हो जाएगा n2। क्लियर हुआ, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने जो P था उसकी जगह मैंने CIT रखा, क्या रखा, CIT। और यहाँ पर जो C P के बेस पे था, अब वो C के बेस पे आ गया। D P के था, वो अब C के आ गया। सब जो आपके P के बेस पे थे वो सब आपके D के बेस पे आ गए, और जो IT इसमें एक एडवांस चल रहा है। क्लियर है इतना, आगे बढ़ाओ। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, यहां पर इन सबको अलग अलग कर दे रहा हूं, ठीक है। CC को अलग, IT को अलग, CD को अलग, RT को अलग, CA को अलग, IT को अलग, CB को अलग, और यहां से IT को अलग, है ना। आप एक एक स्टेप में इसको समझो। तो ये आपका रहा KP सेम रहा बराबर CC मैंने यहां पर अलग कर दिया, CC मैंने यहां पर अलग कर दिया, ठीक है। इसकी पावर देखो, उसकी पूरी पावर क्या है n3 है, तो CC की पावर भी क्या आ जाएगी n3, ठीक है। IT को यहां से अलग किया, तो यहां से IT की पावर भी क्या आ गई n3। यहां से CD को अलग किया, तो ये हमारा रहा CD, और इसकी पावर क्या है n4 है ना, तो ये आ जाएगी n4। यहां से IT को अलग किया, इसकी पावर आपकी n4 आ गई, अपॉन में आ जाओ, CA और RT है ना, तो ये CA, इसकी पावर आपकी n1, और यहां से आपका IT, इसकी पावर आपकी n1, ठीक है। यहां देखो, तो ये आपका इसको अलग कर दिया। अब इधर देखो CB, इसकी पावर आपकी क्या है n2 है, और यहां से जो आपका IT है, इसकी पावर आपकी n2 आ जाएगी, ठीक है। इन सबको मैंने अलग अलग कर दिया। अब मेरे भाई अगली स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये IT है, ये IT है, IT है, ये IT है, तो IT को अलग, और ये आपका CC CD CA CB इनको अलग, ठीक है।
है ना। तो देखो इधर, तो ये आपका आ जाएगा Kp, क्या जाएगा Kp, Cc, ये आपका Cc की पावर है n3, सॉरी यहाँ पर n3, यहाँ Cd को लिख रहा हूं पहले, तो ये Cd की पावर है n4 अपॉन ये आपका क्या है Ca, इसकी पावर आपकी क्या है n1, और यहाँ पर आपका क्या है Cb, इसकी पावर आपकी क्या है n2। देखो Cc Cd Ca Cb इनको अलग कर दिया। अब यहाँ It ये बचा ना, तो इसको मैं कर रहा हूं अलग, है ना। और मेरे भाई आप एक चीज और याद रखो, देखो आपको, देखो ये आपका ये RT है और ये भी क्या है RT, तो देखो इन दोनों RT के आपके आधार क्या हैं, समान है। तो आपको पता है देखो ये सब गुणा में है। अब यदि गुणा में आधार समान होते हैं, यदि जो गुणा है इस गुणा में आधार समान होते हैं, तो क्या होता है, इनकी जो घातें हैं वो क्या होती है, जुड़ जाती हैं। क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो क्या इसमें ऐसा नहीं कर सकता, घातें आधार समान है तो मैं RT को एक बार लिख दूं, और आधार समान है तो इनकी घातें जो हैं उनको आपको जोड़ दूं, तो इसका n3 है, इसका n4, तो मैं क्या इसको n3 प्लस n4 नहीं कर सकता, कर सकता हूं। ठीक है, यहां पर भी देखो घातें सॉरी आधार, ऐसा ही मैं सेम चीज में क्या करूंगा, देखो दोस्तों यहाँ पर जो आपका वटे है इसमें भी आधार देखो आपको समान दिख रहा है IT तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो IT को मैं एक बार लिख रहा हूं और n1 प्लस n2 मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये चीज देखो, ये जो देखो, ये देखो, या फिर इतना मत देखो आप, ये इतना देखो इधर से इधर तक, ये किसके बराबर हो रहा है, Cc Cd Ca Cb, है ना। क्या ये पूरा का पूरा सेम टू सेम इसके बराबर इसके जैसा दिख रहा है, बोलो। Cc की पावर n3, Cd की पावर n4, Ca की पावर n1, Cb की पावर n2, क्या पूरा का पूरा सेम इसके दिख रहा है, तो क्या बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल। तो सर मेरे भाई इसकी जगह हम Kc रख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, Kc जो है ना ये Kc के बराबर है, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, Kc रख देंगे। ठीक है, ये रख दिया हमने, देखो यहाँ कर दे रहा हूं, ये हमारा रहा Kp और इसकी जगह मैंने रख दिया बराबर, इसकी जगह मैंने रख दिया Kc, तो सॉरी K और ये C, है ना। अब देखो अभी हमें गुणा में आधार समान दिख रहे थे, अब आप देखो ये बटे में आधार समान दिख रहा है, ये ऊपर है और ये नीचे, अब ये बटे में आधार समान दिख रहा है। तो आपको पता है जब गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, और जब बटे में आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं। तो ये बटे में आधार समान है तो घातें जो है ना वो घट जाएंगी। ठीक है, तो इस RT को आप लिख दो आप एक बार, है ना, और इस RT की जो पावर है, इस RT की पावर क्या है यहाँ पर n3 प्लस n4। ठीक है, अब घातें घट जाएंगी ना, तो RT को एक बार लिख दिया, इसमें से जो ये वाली घात है इसमें से ये वाली जो घात है वो घट जाएगी, तो इसमें से ये घटा देंगे तो माइनस n1 प्लस n2, ये आपका हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये भी संख्या है और ये भी संख्या है, ये भी संख्या और ये भी संख्या, और ये संख्या में क्या है, परिवर्तन। संख्या में क्या है, परिवर्तन। संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं, n से। संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं, n से। अभी n1 n2 n3 n4 इसलिए आया था क्योंकि 4 बार हमने लिया था। ठीक है, तो देखो ये संख्या में टोटली क्या आ गया, परिवर्तन आ गया है ना मेरे भाई। तो देखो ये आपका Kp और ये हाँ आपका क्या हो गया Kc, है ना, और ये RT आपका, और ये संख्या में परिवर्तन है, तो परिवर्तन को हम किससे व्यक्त करते हैं, डेल से, है ना, और संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं, n से। तो Kp बराबर Kc और RT की पावर डेल n जो है ना, ये फाइनली आपका Kp और Kc में संबंध आ गया है। ठीक है, अगर मेरे भाई आपको कोई चीजों में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को पीछे करके एक बार वीडियो आप फिर से देख लीजिए, आपको 101% आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज एक एक स्टेप को ओपन करके ये कंप्लीट आपको कराया। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।